Hello, students. Today we're going to start chapter number 2 from your textbook Flamingo. Chapter today we're taking is Lost Spring. Before everything else, let's discuss this interesting title first. The word spring in the title is metaphorically used for childhood. Spring is the season of new beginnings in which buds on plants and flowers blooms. Those plants and trees takes their shape by regaining their leaves and flowers, just like the childhood. A child's life starts with the childhood in which child explores the world around and learn many things. Basically, a child's life takes shape in the childhood, just as the spring season. Childhood is the beginning of a child's life. So, lost spring here means lost childhood. Okay, let's know something about the author. Anis Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ, जिन्होंने अपना बचपन और अडोलेसेंस पीरियड युवावस्था हैदराबाद में बिताई. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्राप्त की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे. अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. अच्छा, एज अ राइटर अनीस जंग ने अपना करियर इंडिया से ही शुरू किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. अब अनीस जंग ने काफ़ी सारे कॉलम्स लिखे हैं मेजर न्यूज़पेपर्स के लिए, इंडिया के भी और अब्रॉड के भी, और उन्होंने एज एन एडिटर भी काम किया हुआ है, और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. अब ये जो चैप्टर है ये एक अंश है, एक पार्ट है उनकी बुक का, जो कि थी लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. इस यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से विश्लेषण किया है उस गरीबी का और उन ट्रेडिशंस का जिनकी वजह से वो बच्चे मजबूर हो गए हैं एक दुखपूर्ण जीवन जीने के लिए. Let's start our reading. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे कूड़े में, कचरे में 1 रुपया मिल जाता है. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ये क्यों करते हो? मैं साहिब से पूछती हूँ, जिसे मैं हर सुबह देखती हूँ मेरे पड़ोस के कूड़ेदान को खंगालते हुए. किसके लिए? सोने के लिए. Sahib left his home long ago, set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, जो कि ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में था, पर उसकी यादों में आज भी उसका जो घर है वो ताज़ा है. There were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him that's why we left looking for gold in the big city where he now lives. ठीक है, तो कई सारे तूफानों ने की वजह से क्या हुआ, उसके जो खेत थे और जो घर थे वो बर्बाद हो गए, और इसीलिए वो लोग सोने की तलाश में शहर आ गए, बड़े शहर आ गए, ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया था, जहाँ पर अब वो रहता है. I have nothing else to do, he mutters looking away. मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, अब धीरे से बोलता है अपनी नज़र फेरते हुए. गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो नैरेटर क्या कहती है? स्कूल जाओ. ऐसे केयरलेसली, glibly मीन्स केयरलेसली बोल देती है, और ये कहते ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी एडवाइस साहिब के लिए कितनी खोखली है. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे तो मैं चला जाऊंगा.
इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब नैरेटर मजाक करते हुए साहिब से पूछती है, अगर मैं एक स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम आओगे? येस ही सेज स्माइलिंग प्राउडली, और वो बड़ा खुश होते हुए बोलता है, हाँ ज़रूर। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब कुछ दिन बाद नैरेटर देखती है कि साहिब उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और वो आकर पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब नैरेटर बोलती है, स्कूल बनने में टाइम लगता है, समय लगता है, पर ऐसा कहते हुए नैरेटर एम्बेरस्ड है क्योंकि उन्होंने मजाक मजाक में ही कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस कर दिया था जिसको लेकर वो सीरियस नहीं थी। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। पर मेरे जैसे लोगों के द्वारा किए गए प्रॉमिस इन लोगों की बेरंग दुनिया में, मतलब इन गरीब बच्चों की बेरंग दुनिया में सब कुछ होते हैं। मतलब जो मैंने कहा भले ही मैंने मजाक में कह दिया, पर वो बात इनके लिए सब कुछ थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब ए आलम ही अनाउंसेस। काफ़ी महीनों तक जानने के बाद नैरेटर उस बच्चे से उसका नाम पूछती है। वो बताता है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अब वो अपना नाम बता देता है, साहिब ए आलम, पर अगर उसे अपने नाम का मतलब पता होता, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह, ठीक है, तो उसे अपने नाम के मतलब पर विश्वास नहीं होता। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon. अब अपने नाम के मतलब से बिल्कुल अनजान वह अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर शहर में घूमता है, जो कि सुबह सुबह ऐसे आ जाते हैं मानो सुबह सुबह जो पक्षी चिड़िया वगैरह आ जाते हैं ना भर के, इस तरीके से आ जाते हैं वो ग्रुप में, और दोपहर होते होते चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। अब कई महीनों तक उन्हें देखने के बाद अब नैरेटर उन सभी को पहचानने लगी थी। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। नैरेटर उन्हीं बच्चों में से एक से पूछती है, तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हुई है? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। और वो लड़का आंसर करता है कि मेरी माँ उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है, यानी कि अलमारी से नीचे नहीं उतारती है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर वो निकाल भी देती है, उतार भी देती है चप्पलें, तो ये उन्हें फेंक देगा। और वो जो ये बच्चा कहता है उसने जूते पहने हुए हैं बिल्कुल डिफरेंट कलर्स के। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब इस पर वो नैरेटर बोलती है उस डिफरेंट शूज़ वाले लड़के को कुछ, तो वो कुछ नहीं कहता, बस अपने पैर शवल्स मतलब हिलाता है। I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all his life. कि मुझे, तभी एक तीसरा बच्चा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी शूज़ नहीं पहने, वो बोलता है कि मुझे जूते चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. ठीक है कि अब पूरे देश में घूमने के बाद मैंने कई बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है, शहरों में भी और गांव के सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अब नैरेटर ये समझती है कि ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशन सा हो गया है कि गरीब बच्चों को जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, उन्हें नंगे पैर ही घूमना चाहिए। ये इनके उनके नंगे पैर होने की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। I wonder if this is the only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब नैरेटर सोचती है, क्या क्या यही एक बहाना, एक्सक्यूज हो सकता है चलती आ रही इस गरीबी की स्थिति के लिए। I remember a story a man from Udupi once told me. अब नैरेटर एक स्टोरी के बारे में बताती है
जो कि उन्हें सुनाई थी उडुपी में रहने वाले एक आदमी ने। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वे हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। कि जब वो बच्चा था, जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो थोड़ी कुछ देर के लिए टेम्पल पे रुकता और प्रार्थना करता एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in the air of desolation। कि 30 साल बाद नैरेटर दोबारा उसी शहर में जाती है और उसी मंदिर पर जाती है, जो कि मंदिर अब पूरी तरीके से क्या हो गया, ऑलमोस्ट बंद सा हो गया, अब वहाँ कोई नहीं जाता। इन द बैक यार्ड वेयर दे लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। कि उसके बैकयार्ड में, मंदिर के बैकयार्ड में जहाँ अब नया पुजारी रहता था, वहाँ पर कुछ रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। कि तभी एक नौजवान बच्चा आता है जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सॉक्स एंड शूज़ भी पहने हुए हैं, हाँफता हुआ आता है और अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंकता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got the pair of shoes. Let me never lose them। कि अब उस बच्चे को देखकर नैरेटर को वही स्टोरी याद आती है जिसमें एक बच्चा प्रेयर करता है शूज़ के लिए देवी से, कि उसे जब शूज़ मिल जाते हैं तो बोलता है कि अब शूज़ मिल चुके हैं, अब मुझे इन्हें खोने मत देना, अब मुझे इनसे छीनना मत। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। कि देवी ने उसकी प्रार्थना प्रदान की। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़। कि छोटे बच्चे जैसे कि वो पुजारी का बेटा अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। पर मेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले कूड़ा कचरा चुगने वाले बच्चे अब भी नंगे पैर ही घूमते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically। कि मेरी नंगे पैर रहने वाले कूड़ा कचरे चुगने वाले बच्चों से जो जान पहचान है वो मुझे ले आती है सीमापुरी, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली के बॉर्डर पे समझ लीजिए, और फिर भी उससे कई मील दूर है मेन दिल्ली सिटी से। Those who lived here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहाँ, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर कब्जा किया हुआ, एक तरीके से अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई हुई है, जो कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब यहाँ पर आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम। अब साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी उस वक्त बिल्कुल एक वीरान जगह थी। इट स्टिल इज़, अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर अब वो बिल्कुल ही खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। अब वो जगह खाली नहीं है, वहाँ पर मिट्टी के कच्चे झुग्गी झोपड़ी लोगों ने बनाई हुई है, जिस पे उन्होंने टिन या फिर तरपाल से छत डाली हुई है, और वहीं पर सीवेज का गंदा पानी भी चलता है पूरी तरीके से, मतलब पानी वानी वहाँ पर भरा रहता है। उसी के बीच लगभग 10,000 के करीब रैग पिकर्स यानी कि कूड़ा चुगने वाले रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that gets their names on voters list and enable them to buy green। अब ये लोग यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। उनके पास कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और ना ही उनके पास यहाँ पर काम करने का रहने का परमिट है, पर उनके पास रेशन कार्ड्स हैं जहाँ पर उनके, जिससे उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट पर आ जाता है, आ गया है। जो रेशन कार्ड है उससे वो खाने के लिए अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी।
एक इंसान के सर्वाइवल के लिए खाना एक पहचान से ज़्यादा ज़रूरी होता है. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब कुछ औरतों से नैरेटर पूछती है कि तुमने अपना अच्छा खासा घर हरा भरा जो कि मैदानों में था, जो कि नदी के पास था, वो क्यों छोड़ दिया, तो उनका ये कहते हैं कि दिन के अंत में अगर हम अपने परिवार का पेट भर सकें और जब हम सोने जाएं और हमारे पेट में दर्द ना हो भूख के मारे, तो हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे बजाय उन हरे भरे मैदानों के. ठीक है, मतलब बेसिकली सबकी नीड थी वहाँ पर कि उन्हें फूड मिल सके. Wherever they find food, they pitch their tents that become transist home. उन्हें जहाँ भी खाना मिलता वो वहीं पर अपना तंबू गाड़ कर घर तैयार कर लेते. और वो कैसे घर बने थे, वो लोग कैसे हो गए थे, खाना बदोश, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने वाले लोग. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. बच्चे उन्हीं घरों में बड़े होते हैं और अपने परिवार के साथी बन जाते हैं सर्वाइवल में. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, रैक पिकिंग, कूड़ा चुगना. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. अब सालों से जो ये रैक पिकिंग करते आए हैं, ये इसमें उन्होंने इतना महारत हासिल कर लिया है कि अब ये उनके लिए फाइन आर्ट हो चुकी है. ठीक है, कूड़ा उनके लिए सोने से कम नहीं है. इसी से वो अपने दिन का खाना वाना कमाते हैं और इसी से उनके सिर पर छत है, भले ही फिर वो लीक क्यों ना कर रही हो. और एक बच्चे के लिए ये इससे कहीं ज़्यादा है. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. अब साहिब बड़ी खुशी से बताता है कि कई बार मुझे कूड़े में 1 रुपया या फिर 10 रुपये का नोट मिल जाता है. When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आपको कूड़ा खंगालते वक्त एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम खंगालना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ और मिलने की उम्मीद होती है. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. ऐसा लगता है बच्चों के लिए कूड़े कचरे का मतलब कुछ और ही है. ठीक है, जैसा कि उनके माता पिता समझते हैं उनसे अलग ही है उस कूड़े का मतलब. फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बच्चों के लिए कूड़ा क्या है, एक तरीके से उनके लिए खजाना है. ठीक है, जिसे खंगाल कर उन्हें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल थिंग मिलती है. और बड़े बड़े लोगों के लिए क्या है, ये एक सर्वाइवल का मतलब है. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. एक सर्दी की सुबह नैरेटर साहिब को देखती है कि वो एक क्लब के, जो पड़ोस में एक क्लब था, उसके गेट के बाहर खड़ा हुआ था, जहाँ से वो देख रहा था 2 नौजवान व्यक्तियों को सफ़ेद कपड़े पहने टेनिस खेलते हुए. आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. अब फेंस के पीछे से खड़ा होकर उस खेल को देखते हुए वो साहिब बोलता है कि मुझे ये खेल पसंद है. आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स. वह बोलता है कि जब कोई नहीं होता यहाँ पर तो मैं अंदर जाता हूँ. द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग. जो गेट कीपर है यहाँ का, चौकीदार है, वो मुझे झूलों पर झूलने देता है. साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहने हुए थे जो कि अजीब से दिख रहे थे उसके रंग उड़े हुए शर्ट और शॉर्ट्स पर.
Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. अब वो नैरेटर को बताता है कि किसी ने मुझे ये शूज़ दिए थे. The fact they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. ठीक है. ये बात कि वो जूते किसी अमीर बच्चे द्वारा छोड़े गए फेंके हुए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें से एक में छेद था, ये चीज़ साहब को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी. फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. एक बच्चा जो हमेशा से नंगे पैर घूमता है उसके लिए छेद वाले जूते भी ऐसे हैं मानो उसका कोई सपना पूरा हो गया हो. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. पर जो खेल वो इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है वो बिल्कुल ही उसकी पहुंच के बाहर है. This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand a steel canister. अब इस सुबह की जिसकी बात करिए नैटर, साहेब दूध लेने जा रहा है दूध बूथ पर, अपने हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर लिए हुए. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. अब वो नैरेटर को बताता है कि अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. मुझे 800 रुपये महीना मिलते हैं जिसमें खाना भी शामिल है. डज ही लाइक द जॉब आई आस्क. नैरेटर उससे पूछती है क्या उसे अपना काम पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. अब नैरेटर देखती है कि उसका चेहरा जो था उस पर वो केयर फ्री मतलब बिल्कुल ही केयरलेस जो लुक था साहिब के चेहरे पे हुआ करता था वो गायब हो चुका था. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. अब वो जो स्टील कैनिस्टर उसके हाथ में था वो उस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी लग रहा था जो कि वो बचपन में अपने कंधों पर लटका कर घूमता था. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. जो कैनिस्टर है वो उस इंसान का था जो चाय की दुकान का मालिक था. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब साहिब खुद का ही मालिक नहीं रहा था क्योंकि अब वो किसी और के लिए काम कर रहा था.